देखिए आज हम लोग एसी के इस लेक्चर में बात करेंगे एसी सर्किट के बारे में, ठीक है। तो एसी सर्किट जो होता है वो बेसिक सर्किट आप देखेंगे तो बेसिक सर्किट 3 टाइप का होता है और बेसिक के बाद फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में डिफरेंट टाइप है, जो हम लोगों को पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट पढ़ेंगे केवल वही होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में डिफरेंट टाइप है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट, तो हम लोग को जितना भी पढ़ना है, जैसे आरसी पढ़ना है तो सीरीज वाला आरसी पढ़ना है, पैरेलल वाला आरसी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाइएगा कॉम्प्लेक्स में, तो एक्चुअली में डिफरेंट कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से सर्किट बनेगा। आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, है ना, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, फिर उसका सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप है। हम लोगों को सब कुछ सीरीज वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल एसी सर्किट में। यानी एसी सर्किट में अगर आप आएंगे ना, है ना, एसी सर्किट में आएंगे तो देखिएगा कि इसकी सबसे पहले आपका होगा सिंपल एसी सर्किट। सबसे पहले क्या होगा आपका सिंपल एसी सर्किट, ठीक है। जब सिंपल एसी सर्किट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट। कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट, ठीक है। सिंपल एसी सर्किट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट। सिंपल एसी सर्किट में क्या है, सिंपल एसी सर्किट में आपको 3 तरह का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक होगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, जैसा नाम है वैसा ही बिल्कुल ये होगा, प्योरली रेसिस्टिव, मतलब उस सर्किट में केवल और केवल रेसिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे आर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर सर्किट, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अपना होगा वो होगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। दूसरा क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ये होगा सी सर्किट, इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, सी सर्किट। और तीसरा जो अपने पास होगा वो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट को हम लोग बोलते हैं एल सर्किट शॉर्ट में, है ना। आर फॉर रेसिस्टेंस होता है, सी फॉर कैपेसिटेंस होता है, एल फॉर क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एसी सर्किट हो गया 3 टाइप का। कौन कौन सा, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव, ठीक है। अब जब आप कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में आएंगे, किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में, तो कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में क्या क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में होगा आपका एलआर सर्किट, है ना, एलआर सर्किट, ठीक है। एलआर सर्किट के बाद आपका जो होगा वो होगा आपका सीआर सर्किट। एलआर सर्किट के बाद क्या होगा, सीआर सर्किट। तीसरा होगा आपका एलसी सर्किट। तीसरा क्या होगा, एलसी सर्किट। और चौथा जो आपका होगा ना, चौथा जो होगा वो कौन सा होगा आपका, चौथा होगा एलसीआर सर्किट। चौथा क्या होगा, एलसीआर सर्किट। ये मतलब 4 और 3 7 तरह का सर्किट आपको पढ़ना है ना। इस सर्किट जब आप पढ़ेंगे तो सर्किट में जो बेसिक चीज आपको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको सर्किट पढ़ने के लिए चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर स्टडिंग एसी सर्किट, फॉर स्टडिंग एसी सर्किट। एसी सर्किट को पढ़ने के लिए आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले आपको इक्वेशन आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ एसी। जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो आपको आना चाहिए। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, ओम्स लॉ आना चाहिए, है ना। ओम्स लॉ आप जानते हैं, ओम्स लॉ बताता है क्या, कि किसी भी सर्किट से जो करंट बहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये V/R। उसके बाद तीसरा नंबर में जब आप आएंगे, है ना, तो आपको KVL आना चाहिए। KVL आपको याद होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या बताता है कि जब आप किसी भी लूप में चलते हैं, है ना, किसी भी लूप में चलते या मेश में चलते हैं तो वोल्टेज का जो समेशन होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। वोल्टेज का समेशन क्या होता है आपका, 0 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो और ये हो गया। और चौथा जो आपको इसी एसी सर्किट को पढ़ने के लिए नहीं, पूरा एसी पढ़ने के लिए वो चीज़ आना चाहिए, वो क्या है आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी ज़्यादातर जरूरत पड़ेगा साइन और कॉस का, और उसका ग्राफ एंड दियर ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब कुछ का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है।
इतना चीज़ आप जानेंगे तभी आप एसी सर्किट को समझ सकते हैं, जिसमें से आपको एसी का इक्वेशन पढ़ाया जा चुका है, ओम्स लॉ भी आप पहले पढ़ चुके हैं, केवीएल भी आप पहले पढ़ चुके हैं, और ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ तो आप एसी के इक्वेशन में हम आपको ड्रॉ करने के लिए भी बताएं, और ऐसे भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपल जो हम लोगों के लिए सबसे ईजी है ना, वो है हमारा क्या, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, मतलब आर सर्किट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लिख डालिए इतना। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सिंपल एसी सर्किट में जो सबसे पहला सर्किट है वो है आर सर्किट। आर सर्किट मतलब होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। वैसा सर्किट को हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कहेंगे जिसमें एसी सोर्स से, क्या बोल रहे हैं, जिसमें एसी सोर्स से केवल और केवल रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो, रेसिस्टर के अलावे कोई भी कंपोनेंट सर्किट में मौजूद नहीं हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एसी सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, एसी सोर्स का सिंबल आपको आना भी चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये रेसिस्टर है, ये आपका हो गया रेसिस्टर, ठीक है ना, इसका रेसिस्टेंस आर है, और ये किसी एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। ये किसी एसी सोर्स से क्या है आपका जुड़ा हुआ। अगर कोई रेसिस्टर एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहेंगे ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। ये क्या है आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, आर सर्किट है। इसमें रेसिस्टर के अलावा कोई भी कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज। आप जब इक्वेशन पढ़ रहे होंगे एसी का, तो सबसे पहले हम वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव किए थे, है ना। जो ईएमआई के कॉन्सेप्ट से जो घूम रहा था वायर, वहां से हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव किए थे, और ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव करके ओम्स लॉ के मदद से हम लोग करंट निकाले थे, I इज इक्वल टू E बाई आर से। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो वोल्टेज है। वोल्टेज के इक्वेशन को आपको नहीं बदलना है, ठीक है ना। आप वोल्टेज के इक्वेशन को नहीं बदलेंगे। वोल्टेज का इक्वेशन जो है, कोई भी सर्किट हो, वोल्टेज का इक्वेशन फिक्स रहेगा, है ना। करंट के इक्वेशन में उस हिसाब से बदलाव आएगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। ये एसी वोल्टेज, ये क्या है, एसी वोल्टेज, जो इस सोर्स से, ये एसी का सिंबल है, इस रेसिस्टर को सप्लाई हो रहा है। इस रेसिस्टर को क्या हो रहा है, सप्लाई। तो रेसिस्टर से मान लीजिए I करंट बह रहा होगा। रेसिस्टर से कितना करंट बह रहा होगा, I करंट बह रहा होगा। तो रेसिस्टर से जो I करंट बहेगा वो कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से। रेसिस्टर के लिए तो डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो करंट होगा, ठीक है, द करंट थ्रू द रेसिस्टर, द करंट थ्रू द रेसिस्टर, ठीक है, जो आपका रेसिस्टर से करंट होगा, जो रेसिस्टर से क्या होगा आपका करंट होगा, वो कैसे निकले। देखिए क्या होगा, करंट थ्रू द रेसिस्टर जब आप लिखेंगे तो मान लीजिए कि रेसिस्टर से I करंट बह रहा होगा, करंट थ्रू द रेसिस्टर I है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा V बाई आर। I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, ठीक है। तो वोल्टेज का इक्वेशन तो आप लिख चुके, V बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और बटा क्या हो गया, R हो गया। ऐसा कर लेने से आप इसको ऐसे लिखिएगा, I इज इक्वल टू क्या हो गया, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो V नॉट बाई आर क्या है, V नॉट बाई आर। तो V नॉट बाई आर किसके बराबर होगा, V बाई आर तो करंट होगा, तो V नॉट बाई आर मतलब हो गया I नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट, पीक करंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यार आप करंट के इक्वेशन को और वोल्टेज के इक्वेशन को तुलना करिए। क्या बोले, करंट के इक्वेशन को और वोल्टेज के इक्वेशन को तुलना करिए। इक्वेशन को तुलना करते वक्त केवल एक ही चीज देखना है, वो उसका फेज देखना होता है। और आपको बता चुके हैं एसी के इक्वेशन में फेज किसको कहते हैं, जो साइन या कॉस वाला टर्म होता है उसी को क्या कहा गया, फेज कहा गया। तो देखिए जो करंट का इक्वेशन है, इसमें भी फेज कौन बता रहा है, साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के इक्वेशन में भी फेज कौन बता रहा है, साइन ओमेगा टी। यहां से हमारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा ना, वो कंक्लूजन क्या होगा, हेयर देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। यहां पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब कह सकते हैं दैट इज V एंड I बोथ लाई इन सेम फेज, बोथ लाई इन
सेम फेज। भी और आई दोनों जो है आपका सेम फेज में लाई कर रहा है। क्या बोल दिए कि भी और आई जो है दोनों आपका सेम फेज में लाई कर रहा है, एक ही फेज में, है ना। मान लीजिए आप कहिएगा कि फेज अलग अलग कब होगा, हो सकता है यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ होता, यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ होता, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिख देते, यहाँ पे लिख देते साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे लिख देते साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो फिर दोनों का फेज क्या होता, अलग अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम फेज है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जब एसी बहता है, कौन बहता है, एसी बहता है, तो वोल्टेज और करंट में फेज का कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम फेज में चलता है। अब फेज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो एसी सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फेजर डायग्राम बनाना। वो क्या है आपका, फेजर डायग्राम, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखिए दो तरीके से फेजर डायग्राम बनाते हैं। एक फेजर डायग्राम तो आपका पारंपरिक फेजर डायग्राम है, जैसे वो बनता है, और दूसरा है हम अपने समझने के लिए बनाते हैं फेजर डायग्राम। कभी भी वोल्टेज दिया ना साइन ओमेगा टी, इसको प्लस एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना सीखिए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस में दिखाइए, है ना, वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस में दिखाइए। ये हो गया वी फॉर वोल्टेज, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज, इसको प्लस एक्स एक्सिस में दिखाएंगे, भी को दिखा दिए। अगर करंट के साथ इसका कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट आपको बनाना है, उसी दिशा में क्या करना है, करंट बनाना है। और ये भी ध्यान रखना है आगे किसको रखना है और पीछे किसको रखना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो जो बड़ा रहेगा उसको आगे रखेंगे, जो छोटा रहेगा वो पीछे रहेगा। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ध्यान दीजिएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी V में R से डिवाइड किए तो I बना है, इसका मतलब ऑब्वियसली I का वैल्यू V से छोटा होगा। तो जब फेजर डायग्राम हम बनाएंगे यार, तो I को यहां रखेंगे, I को यहां रखेंगे, है ना, ये I हो गया। तो ये फेजर डायग्राम मतलब ये बस समझने के लिए है कि V और I एक ही फेज में, एक ही लाइन में दिखा दिए, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे आप नहीं दिखाएंगे, ये समझने के लिए, ये काम आएगा जब आप पढ़िएगा ना कॉम्प्लेक्स सर्किट, आर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, तो वहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना होगा, तो ऐसा ही बना के हम लोग समझ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में फेजर डायग्राम जो होता है ना, वो क्या है, पूछेगा व्हाट इज फेजर डायग्राम, तो कहिएगा ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है करेंट और वोल्टेज के रिलेशन का एसी सर्किट में। क्या बोल रहे हैं, कहेगा व्हाट इज फेजर डायग्राम, तो कहेंगे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है करंट और वोल्टेज का एसी सर्किट में। एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसा है उसको पिक्टोरियली दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, वो फेजर डायग्राम होता है। और वो कुछ नहीं, वो बस साइन और कॉस का ही ग्राफ होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया जाता है, इधर लिखिएगा I और V, करंट और वोल्टेज दोनों, है ना, और इधर आप लिखेंगे टाइम, है ना। तो देखिए क्या होगा ना, जो भी है, ठीक है, लिख दिए टाइम, यानी I वर्सेस T या V वर्सेस T का ये डायग्राम होगा। इसमें करंट और वोल्टेज कैसे वैरी कर रहा है इसमें देखिएगा, आपको दिखाई देगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए दोनों साइन ही है, और साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। साइन का ग्राफ कहाँ से चालू होता है, ओरिजिन से चालू होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये दिखाइए, ठीक है, ये आप दिखा दिए यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है, साइंस का ग्राफ ओरिजिन से चालू है। ये कुछ भी हो सकता है, करंट या वोल्टेज में से कुछ भी हो सकता है। एक और बनाएंगे, दूसरा भी बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाते हैं, ये ब्लू मार्कर से बनाया जा रहा है। किससे बनाया गया, ये ब्लू मार्कर से। तो देखिए एक करंट है, एक वोल्टेज है, आपको गेस करना पड़ेगा कि करंट कौन है, वोल्टेज कौन है। तो जिसका वैल्यू कम है वो क्या है, करंट है, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो आपका वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये होगा आपका I, ये होगा V नोड, ये क्या होगा V नोड, और ये क्या होगा आपका I नोड। देखिए आप कहिएगा फेजर डायग्राम में क्या देखना होता है, तो ये देखिए दोनों एक ही जगह से चालू हुआ है, मतलब दोनों सेम फेज में, दोनों का ग्राफ साइन से ही बन रहा है, दोनों साइन का ही फंक्शन है।
तो एक ही जगह से। दोनों के फेज में कभी भी कोई अंतर, जब ये इसका वैल्यू मैक्सिमम था उस समय इसका भी वैल्यू मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो फेज में कोई अंतर नहीं, दोनों का ग्राफ जो है याद नहीं करना होता एक्चुअली में, ये साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना। कॉस का ग्राफ रहता तो दूसरे तरीके से बनता, दोनों में साइन ही है ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनाए और कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये फेजर डायग्राम है एक्चुअली में, ये हम लोग शॉर्टकट में समझने के लिए दिखा देते लाइन से, ठीक है ना। ये वेक्टर मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, ये ग्राफिकल मेथड है, ये आई और भी का रिलेशन दोनों ही बता रहा है। फेजर डायग्राम का मतलब ये है कि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को पिक्टोरियली दिखाना ही फेजर डायग्राम का काम है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में अभी आप पढ़ेंगे एल सर्किट, उसके बाद आप पढ़ेंगे सी सर्किट, सब में इतने चीज़ देखना होता है। पहले वोल्टेज तो कभी बदलना नहीं है, उसके बाद यहाँ पे तो करंट का इक्वेशन आसानी से निकल गया, आगे नहीं निकलेगा आसानी से। उसके बाद करंट का इक्वेशन आप ले आएंगे, फिर वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में तुलना करेंगे उसके फेज के हिसाब से, और जब फेज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर आप फेजर डायग्राम बना लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, फेजर डायग्राम। तीनों में यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, खाली आई के निकालने का तरीका बदलेगा। यहाँ पे तो आई हम लोग डायरेक्ट ओम्स लॉ से निकाल लिए, आगे आपको आई निकालने के लिए केवीएल का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग दूसरा सर्किट पढ़ेंगे, एल सर्किट। देखिए अब हम लोग दूसरा सिंपल सर्किट का दूसरा जो है वो उस पर बात करेंगे, वो है एल सर्किट। एल मतलब हो गया इंडक्टर, यानी इसी को हम लोग बोल रहे थे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। वोल्टेज का इक्वेशन तो बता दिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, वोल्टेज में यहीं से चलना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से। इंडक्टर से जो करंट बह रहा है वो आई। अब देखिए इंडक्टर का करंट आई है। इंडक्टर के बारे में एक बात आपको EMI में भी बताया जा चुका है, इंडक्टर तभी वर्क करता है जब करंट चेंज करता है। करंट के बहने से इंडक्टर वर्क नहीं करता है, इंडक्टर वर्क करता है बहता हुआ करंट अगर चेंज करेगा, चाहे तो बढ़ेगा या फिर क्या होगा, घटेगा, तभी इंडक्टर जो है वो क्या करेगा आपका, तभी इंडक्टर जो है आपका वो वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग AC सोर्स यूज कर रहे हैं। AC का मतलब होता है टाइम के साथ बदलने वाला करंट, तो यानी टाइम के साथ बदलने वाला करंट बह रहा है तो इंडक्टर अपना काम करेगा, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। AC को हटा के DC लगा देंगे तो इंडक्टर का कोई काम नहीं है, फिर इंडक्टर करंट तो बहने देगा अपने अंदर से, ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम नहीं तो करंट ही नहीं बने, करंट बहने देगा, लेकिन उसका जो काम है करंट के चेंज को अपोज करने का वो नहीं करेगा। इन DC सोर्स इंडक्टर विल बिहेव एज प्लेन वायर, प्लेन कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं AC सोर्स से। अब देखिए अब इंडक्टर में जब करंट चेंज करता है ना, इंडक्टर में जब करंट क्या होता है, चेंज करता है, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होता है, याद करिएगा तो ध्यान आएगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपको बताया जा चुका है ना, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस पढ़ाए थे, सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पे बताया गया था कि जब करंट चेंज करेगा तो कितना EMF इंड्यूस होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। माइनस डायरेक्शन को बताएगा हमेशा कि जिधर करंट का चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा। तो अब आप क्या करिए, अब आप KVL यूज कर लीजिए। क्या यूज कर लीजिए, KVL यूज करिए। तो जब आप KVL यूज करिएगा तो ये पूरे सर्किट यहाँ पे V हो गया, इसको प्लस में ले लीजिए। अब देखिए जब इसको आप प्लस में ले लिए, अब इधर चल रहा है तो प्लस में लेने का मतलब क्या होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, तब ना आप लोअर से हायर में आ रहे हैं तो इसके आगे प्लस का साइन लगाए हैं। लेकिन जब आप इंडक्टर से जाएंगे तो इधर प्लस इधर माइनस है, करंट जब बढ़ रहा होगा तो उस समय तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये EMF इंड्यूस करेगा ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये इंड्यूस करेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, वही माइनस सीधे उठा के रख देना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी KVL क्या बताता है कि जो वोल्टेज का समेशन है लूप में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये वो वोल्टेज VA हो गया जो हम सप्लाई किए हैं, और एक इस पे जो EMF इंड्यूस हो गया वो क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और तो कोई तीसरा वोल्टेज का जुगाड़ यहाँ पे है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे कि ये सब जोड़ के कहेंगे कि ये हो गया 0। क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब जब ये 0 हो गया तो यहाँ से आप लिखिएगा ना, यहाँ से लिखिएगा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, उधर 0 है ना, तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और V का इक्वेशन आपके पास पहले से मौजूद है, V इज इक्वल टू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से करंट निकालना चाहते हैं तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा,
डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा भी नॉट बटा एल, भी नॉट बटा एल, ठीक है ना, भी नॉट बटा एल और इंटू क्या साइन ओमेगा टी और डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिए तो भी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया और एल को नीचे डिवाइड कर दिए। ये हो गया करंट। अगर हमको टोटल करंट निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसी को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करने पे आप उतर जाइएगा तो डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई मेरे, आई हो जाएगा। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई, जो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट है जिसको बाहर निकाल के फेंक दें, भी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एल फॉर इंडक्टेंस, इसका वैल्यू तो फिक्स है तो ये भी नॉट बाई एल क्या हो गया बाहर निकल गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना। क्या हो गया ये हो गया आपका वी नॉट, ये क्या हो गया आपका वी नॉट है ना, और बटा एल, वी नॉट बटा एल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए, अब यहां पे जब आप आइएगा तो अब साइन का, अब ये हो गया आपका आई, ये क्या हो गया आपका आई इज इक्वल टू वी नॉट बटा एल, वी नॉट बटा एल, ठीक है। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटा जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड भी करते हैं ओमेगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड, और प्लस सी भी लिखाता है, कहीं कहीं देखिएगा प्लस सी भी लिखेगा, हालांकि सी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, फिजिक्स में उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए ऐसा मत कहिए कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, लिख नहीं रहे, खास इंपॉर्टेंस यहाँ पे उसका हमको नजर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। मैथमेटिकली ये थोड़ा इक्वेशन रॉन्ग है लेकिन फिजिक्स में अपना काम चल जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस भी नॉट बाई एल, माइनस भी नॉट बाई एल, ठीक है, और माइनस वी नॉट बाई एल, और ये ओमेगा भी बाहर निकल गया और क्या बच गया ये कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अब देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, जो ब्रैकेट में लिखा गया है यहाँ पे, ये ब्रैकेट में लिखा गया है भी नॉट बटा ओमेगा एल इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब इसके साथ जब तुलना करिएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसके साथ आप इसका तुलना कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली में क्या है, ये जो टर्म है ये एक्चुअली में क्या है, ये वाला भी नॉट बटा ओमेगा एल, यही तो आई नॉट के बराबर है, यही क्या है आई नॉट। अरे यार कॉस ओमेगा टी तो कॉस ओमेगा टी हो गया, यहाँ पे क्या होता है इक्वेशन में आई नॉट होता है, तो यानी ये जो पूरा टर्म लिखा गया किसके बराबर है आई नॉट के बराबर है, तो ये आई नॉट के बराबर आ गया। अब देखिए जब आप इक्वेशन में आइएगा ना तो देखिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दो तीन चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे जो आपका आई नॉट है, आई नॉट है वो किसके बराबर है भी नॉट बाई ओमेगा एल, भी नॉट बाई ओमेगा एल, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस पर अलग से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग को करंट और वोल्टेज का फेज देखना, इक्वेशन तुलना करना। वोल्टेज का इक्वेशन तो फिक्स था, अब करंट का इक्वेशन में देखिए क्या बदलाव आ गया। करंट का इक्वेशन हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस है तो कॉस जो होता है आप ऐसे लिखिएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, साइन में 90 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कॉस बनेगा, है ना साइन। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, जब इसको अंदर आप ले जाएंगे माइनस को तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो गया, समझ गए बात को। अब दोनों को देखिए, ये करंट का इक्वेशन हो गया और ये किसका इक्वेशन हो गया वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, करंट का भी इक्वेशन आपके सामने है और वोल्टेज का भी इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है।
अब दोनों के फेज में देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब ये 90 डिग्री कम है उससे, 90 डिग्री पीछे चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, फेज हमेशा एंगुलर टर्म होता है, कितने बार आपको बताया जा चुका है। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री बिटवीन V एंड I, V एंड I इन L सर्किट, L सर्किट। इसका मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब कहिएगा कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, यह भी तो बात है कि वोल्टेज और करंट में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। तो देखिए ये आगे चल रहा है और ये पीछे हो गया 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से क्या हो गया, पीछे हो गया। तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा द वोल्टेज लीड्स द करेंट, लीड कर रहा है करंट को, द वोल्टेज लीड्स द करेंट बाई पाई बाई 2, बाई पाई बाई 2। और आप ऐसा भी कह सकते हैं द करेंट लैग्स द वोल्टेज, लैग मतलब होता है पिछड़ना, द करेंट लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। मतलब ये तो याद रखना ही है कि फेज डिफरेंस कितना का है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। तो इक्वेशन से दिख रहा है कि ये आगे और ये क्या है आपका पीछे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका पीछे है और ये क्या है आपका आगे, है ना। तो ये चीज जो है आपका आप देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या है करंट आपका पीछे चलेगा और वोल्टेज क्या होगा, आगे चलेगा। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाइएगा तो देखिए आपको क्या बोले, जब भी आप फेजर डायग्राम पे आएंगे, जब भी आप फेजर डायग्राम पे आएंगे तो फेजर डायग्राम पे जब आप आइएगा तो फेजर डायग्राम क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन होता है वही आपको कौन बताता है, फेजर डायग्राम बताता है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जब आइएगा तो क्या देखिएगा, ये हो गया आपका वोल्टेज, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज देखिए, तो ये हम लोग वोल्टेज दिखा दिए भी एक्स एक्सिस में, करंट पीछे चल रहा है, करंट क्या है 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो और छोटा भी होगा करंट का वैल्यू मान लीजिए, तो ये ऐसे दिखाइएगा करंट, तो ये भी हो गया, ये क्या हो गया आई हो गया, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, आगे चलता तो हम लोग प्लस वाई एक्सिस में बनाते। और यहाँ पे ये दिखा देना है और कहिए ये फेज है, फेज फाई से फेज डिफरेंस बता दीजिएगा और कहिएगा ये पाई बाई 2 है 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब ग्राफिकली अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ग्राफिकली अगर आप दिखाना चाहिएगा तो इधर लिखिएगा आई और भी, इधर क्या लिखिएगा आई और भी, और इधर लिखिएगा आप टी, इधर क्या लिखिएगा टी लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए करंट और वोल्टेज में आपको देखना है, सबसे पहले तो वोल्टेज दिखाइए आप, वोल्टेज का इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ चालू होता है ओरिजिन से, साइन का ग्राफ कहाँ से चालू होता है, ओरिजिन से। तो आप क्या कर लीजिए, ये आप वोल्टेज को दिखा दिए, किसको दिखा दिए, ये हो गया वोल्टेज, बगल में यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या हो गया वोल्टेज भी। अब हमको करंट दिखाना है, तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, 90 डिग्री क्या हो रहा है पीछे चल रहा है, तो ओरिजिन से नहीं चालू करेंगे, अगर ये आगे चलता तो ऊपर से चालू करते, और पीछे चल रहा है तो कहाँ से चालू करेंगे, नीचे से चालू करेंगे। तो यहाँ से आप करंट चालू करिएगा, देखिए ये हो गया आपका करंट, ये क्या हो गया करंट, है ना, ये करंट हो गया, ये पीछे से चल रहा है और ये आपका आगे से चल रहा है। यही आपको दिखाएगा कि ये स्टार्टिंग में ये पीछे और ये क्या है आगे, ये निगेटिव में और ये जीरो है, तो निगेटिव जीरो से पीछे होता है, तो ये दिखा दीजिएगा आप यहाँ से। तो ये हो गया करंट और ये क्या हो गया वोल्टेज, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम इसी को कहते हैं। जब दोनों का इक्वेशन साइन था तो दोनों एक जगह से चालू हुआ था, पीछे है तो नीचे से बनाइए, आगे रहेगा आगे तो ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। तो एक वोल्टेज और एक क्या हो गया करंट हो गया, तो ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब फेजर डायग्राम के बाद बोले ना इसी इक्वेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो आई नॉट के जगह पे क्या है V नॉट बाई ओमेगा एल, इस पे हम लोग अभी थोड़ा सा इम्फेसिस करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए तो अब हम लोग क्या बोले कि जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे करंट वाला इक्वेशन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो क्या आ गया था, आपको आ गया था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपना वोल्टेज का इक्वेशन था। जब हम अभी एल सर्किट पढ़े तो क्या देखे
ये हो गया I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या इसी को हम लोग लिख रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख रहे हैं हम लोग इसको। अब यहां पे ये जो आई नॉट है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे जो ये आई नॉट है, ये आई नॉट क्या है आपका वी नॉट बाई ओमेगा एल है, वी नॉट बाई ओमेगा एल है ना। इसका तुलना आप करिए कंपेयरिंग विथ, है ना, आप इसका तुलना कर दीजिए आई इज इक्वल टू भी, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर से, है ना, तो सब कुछ सेम दिखेगा, सब कुछ क्या हो सेम दिखेगा। आर के जगह पे यहां पे ओमेगा एल लिखा हुआ है, ये आर तो तब होता जब हमारे सर्किट में रेसिस्टेंस मौजूद रहता, लेकिन हमारे सर्किट में कोई भी रेसिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो आर का जगह जो लिया है, आर का जगह जो लिया है वो कौन है, ओमेगा एल है। आर का जगह कौन लिया है, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल आर के जगह पे आया है। तो एनालॉजी समझते हैं ना, एनालॉजी मतलब होता है कि दोनों अलग अलग ओरिजिन का चीज है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा ओमेगा एल किसका जगह ले लिया, आर का, तो ये आर के जैसा ही बिहेव कर रहा होगा, इसका नेचर बिल्कुल आर के जैसा ही होगा, है ना। तो ओमेगा एल जो है ना, ओमेगा एल जो टर्म लिखा गया है, लिखेंगे एनालॉजिकली सिमिलर टू रेसिस्टेंस। ये एनालॉजिकली किसके सिमिलर है, रेसिस्टेंस यानी आर के सिमिलर है। क्या बोल रहे हैं, ये एनालॉजिकली रेसिस्टेंस यानी किसके सिमिलर है, आर के सिमिलर है। तो जब यार ये रेसिस्टेंस के सिमिलर है, जब ये किसके सिमिलर है, रेसिस्टेंस के सिमिलर है, तो ये ओमेगा एल का एक नाम होगा, इस ओमेगा एल को बोलते हैं एक्सेल, ओमेगा एल को बोलते हैं एक्सेल, एक्स और छोटा सा एल लिखना है सबसेट में, ओमेगा एल बराबर क्या हो गया, एक्सेल। इसका नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्चुअली में एक्स जो है, एक्स का मतलब होता है रिएक्टेंस, एल लगा दिए तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो कहिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजेज करंट इन एल सर्किट, एल सर्किट अगर है तो उसमें करंट को अपोज करना, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है नहीं तो करंट को अपोज कौन करेगा, एक्सेल अपोज करेगा, कौन करेगा, एक्सेल। मतलब एनालॉजी से हम ये आपको तुलना करके बता दिए कि ये जो काम रेसिस्टेंस का है बिल्कुल इसका भी काम वही है ना। इसका नाम है एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होगा, एक्स बोलते हैं रिएक्टेंस को, एल लगा हुआ है तो इंडक्टिव, आगे सी लगा देंगे तो हो जाएगा कैपेसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख लिए, यहाँ पे आप देख लिए हेयर एक्सेल इज इक्वल टू क्या देख लिए, ओमेगा एल, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा किसके बराबर होता है बोलिए, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू एल के बराबर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू एल भी लिख सकते हैं, है ना। और इसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम, यूनिट वही होगा जो रेसिस्टेंस का होता है। यूनिट एंड डायमेंशन से भी ये जो ओमेगा एल, पूरा ओमेगा एल का यूनिट किसके जैसा होगा, जो रेसिस्टेंस का यूनिट है, तो उसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। और एक्सएल और ओमेगा एल में एल तो आपका कांस्टेंट है, ओमेगा अगर एसी का इक्वेशन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर उसका इक्वेशन बदल देंगे तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, बहुत सारा चीज है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या यूं कह दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो जब ग्राफ बनेगा ना, किसका ग्राफ बनेगा, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का या ओमेगा का, जो भी कह दीजिए, ओमेगा या न्यू का, तो ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम होगा, वो होगा क्या, स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एसी के लिए अब पता है आपको, डीसी के लिए, फॉर डीसी, डीसी के लिए आपको पता है डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, बताया जा चुका है स्टार्टिंग में ही, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। इसीलिए डीसी के लिए एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए एक्सएल केवल किस में काम आता है, एसी सर्किट में, डीसी सर्किट में एक्सएल रहेगा नहीं, डीसी सर्किट में खाली रेसिस्टेंस रहता है, रेसिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी सबसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक्सएल को देखिए फ्रीक्वेंसी से भी लेना देना है ना, और डीसी का तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। इसीलिए डीसी सर्किट में कहिएगा कि डीसी सर्किट में तो रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सएल क्यों नहीं काम करेगा, एक्सी क्यों नहीं काम करेगा,
तो डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी 0 है और एक्सएल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो यानी कि एक्सएल भी क्या होगा 0। देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस इन केस ऑफ डीसी सर्किट। ये बिहार बोर्ड वगैरह का एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम में आप स्टेट बोर्ड या कोई भी सीबीएसई बोर्ड में पूछता है एक्सएल का वैल्यू डीसी सर्किट के लिए, तो एक्सएल 0 होगा क्योंकि एक्सएल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कभी भी करंट आपको निकालना होगा फॉर करंट इन कौन सा सर्किट, एल सर्किट, तो एल सर्किट में करंट निकालना होगा, है ना, क्या बोले, एल सर्किट में अगर आपको करंट निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे एल सर्किट में करंट निकालने के लिए, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा R होता है ना, तो यहाँ पे V बटा R नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू V बटा एक्सएल। R का जगह कौन ले लिया, एक्सएल। ऐसा आएगा, इक्वेशन दे देगा V का, कहेगा I निकालिए, है ना, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बटा एक्सएल। और जब R सर्किट होगा तो लिखते हैं V बटा R। ठीक है, आगे C पढ़िएगा तो वहाँ पे होगा V बटा एक्स सी। करंट निकालने का तरीका आप तीनों सर्किट में अलग अलग, रेसिस्टिव में V बटा R से, कैपेसिटिव में V बटा एक्सएल से, और इंडक्टिव जब पढ़िएगा, है ना, तो V बटा एक्स सी से निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा हम लोग का सिंपल सर्किट है जिसका नाम क्या है आपका, कैपेसिटिव सर्किट, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरा सर्किट पे जिसका नाम है कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है ना, कैपेसिटिव सर्किट मतलब वैसा ऐसी सर्किट जिसमें केवल और केवल क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यानी एसी सोर्स से केवल और केवल क्या जुड़ा हुआ होगा, कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर। ठीक है, तो एसी सोर्स से केवल और केवल आपका क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे दिस इज सी सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ये। ठीक है, वोल्टेज का इक्वेशन में तो कोई बदलाव नहीं करने सिखाया गया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ये कैपेसिटर है C, ये कैपेसिटर है क्या है आपका C। ठीक है, जब इससे AC बहेगा तो इस पे कितना EMF आ जाएगा, इस पे आ जाएगा वोल्टेज कितना डेवलप हो जाएगा, -Q/C। इस पे कितना EMF आ जाएगा, Q/C आएगा, Q/C, है ना। और ये प्लस, तो ये भी अपोजिंग मैनर में आएगा ना, प्लस से माइनस में जब जाएंगे तो फिर आप क्या यूज़ करिएगा, यूजिंग KVL, यूजिंग KVL, फिर आप KVL यूज़ कर लीजिए। तो ये वोल्टेज और प्लस नहीं माइनस Q/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अरे Q बराबर C भी होता है ना, पढ़े होंगे, Q बराबर C भी, कैपेसिटर पे डेवलप जो वोल्टेज है, चार्ज है, वो Q बराबर C भी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, कितना वोल्टेज कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कैपेसिटर पे, Q/C, जहाँ पे Q चार्ज स्टोर्ड हो गया, जब करंट बहने लगा तो V माइनस Q/C इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, यहाँ से आप लिखेंगे V इज इक्वल टू Q/C, V इज इक्वल टू Q/C, है ना। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, V के जगह पे लिख दीजिए V नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू क्या C, इंटू C लिख दिए। अब आपको करंट निकालना है, तो सिंस करंट I बराबर क्या होता है, dQ/dt, dQ/dt, है ना। I करंट किसके बराबर हो जाएगा, dQ/dt, तो आप लिखिएगा d/dt ऑफ Q मतलब क्या, V नॉट C साइन ओमेगा टी, V नॉट C साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से आप लिख देंगे I, V नॉट और C कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाएगा V नॉट और C, तो ये क्या बचेगा, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का, साइन का डिफ्रेंसिएशन तो कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे चेन रूल है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है ना। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा I इज इक्वल टू V नॉट C और इंटू ओमेगा, एक तो ओमेगा से एक बार मल्टीप्लाई करना होता है जब कांस्टेंट होता है तो, और इंटू साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा। अरे साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 cos 2x, सॉरी साइन 2x का क्या होगा, 2 cos 2x। तो उसी तरीके से साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया I इज इक्वल टू, अब ये पूरा जो टर्म लिखा गया भाई मेरे, पूरा ये आपका I नॉट के बराबर है,
क्योंकि वो आई नॉट का ही जगह ले रहा है ना। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिएगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया, है ना। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहां पे जो आपका आई नॉट है वो किसके बराबर है, वी नॉट इंटू ओमेगा सी, वी नॉट इंटू ओमेगा सी के बराबर है। इस पे चर्चा फिर से बाद में करेंगे। इक्वेशन 1 लिख के इसको अभी टाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग को जो देखना है वोल्टेज और करंट का इक्वेशन, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको आप ऐसे लिखिएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा हो गया। अब यार इसको और इसको देखिए, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, फिर से फेज डिफरेंस 90 डिग्री का ही है ना। लेकिन ये आगे चल रहा है और ये क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है। तो आप यहां से लिखेंगे कि इन कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं हम लोग, सी सर्किट। इन सी सर्किट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन क्या, V एंड I। दैट इज, आप कहिएगा यहां पे, इसके कहने का मतलब क्या है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू। करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है कितना से, पाई बाई टू से। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं करंट लीड कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज पिछड़ जा रहा है, वोल्टेज लैग्स द करंट कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज लैग्स द करंट, वोल्टेज लैग्स द करंट, वोल्टेज लैग्स द करंट बाई पाई बाई टू। पाई बाई टू से क्या कर रहा है, लैग भी कर रहा है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग को फेजर डायग्राम बनाने कहेगा, ये सब तो कॉमन है। फेजर डायग्राम बनाने कहेगा, कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम भाई, है ना। तो फेजर डायग्राम बनाने कहेगा तो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, देखिए वोल्टेज को तो सिखा दिया गया, रटवा दिया गया कि बाबू वोल्टेज को एक्स एक्सिस में ही बनाना है ना। करंट की बनाने की बात है, तो करंट जो है आगे चल रहा है ना 90 डिग्री से, तो करंट को वोल्टेज से आगे बढ़ा देंगे, है ना। आगे निकल गया ये करंट हो गया, कितना का फेज डिफरेंस है यहाँ पे, 90 डिग्री। यानी तीनों सर्किट क्लियर हो गया अपना। जो सिंपल सर्किट था, बेसिक सर्किट था, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, फेज डिफरेंस चाहे तो 0 होगा, नहीं तो 90 होगा। और कोई फेज 90, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब का कोई फेज डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि किताब में आपको जब क्वेश्चन देखिएगा तो दे देगा कि फेज डिफरेंस पाई बाई 6 है, तो बताइए कि वो कौन सा सर्किट होगा। तो एक बात तो दिमाग में रखिएगा, वो सिंपल सर्किट नहीं है। सिंपल सर्किट रहेगा तो चाहे तो 0 होगा, नहीं तो 90 होगा। दे देगा कि पाई बाई 6 का फेज डिफरेंस है, तो बताइए कुछ और डाटा दे देगा कि बताइए कौन सा सर्किट होगा, सर्किट में कितना कंपोनेंट होगा। तो सर्किट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा, ये तय है, क्योंकि एक कंपोनेंट रहेगा, चाहे तो सी रहे, चाहे एल रहे, चाहे आर रहे, तब 90 का फेज डिफरेंस होगा, नहीं तो 0 का होगा, है ना। कभी भी सिंपल सर्किट में 0 और 90 के अलावे कोई फेज डिफरेंस नहीं आ सकता है। अगर 0 और 90 के अलावे कोई भी फेज डिफरेंस दिख रहा है V और I के बीच में, तो इसका मतलब कि वो सिंपल सर्किट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब फेजर डायग्राम वो वाला भी बना देते हैं हम लोग, V और I वाला भी। अब देखिए ये हम लोग क्या हो गया, V और I लिख देते हैं और इधर क्या लिखते हैं, टाइम, है ना। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखिए वोल्टेज तो अपना जगह लिए हुए है, वोल्टेज में कोई बदलाव आपको नहीं करना, ठीक है ना। वोल्टेज अपना जगह लिए हुए रहेगा, ठीक है। वोल्टेज अपना जगह क्या है, लिए हुए रहेगा। करंट में यहाँ पे क्या देखना है, जो भी बदलाव आ रहा है करंट में, वोल्टेज को फिक्स रखे हैं। करंट आगे चल रहा है, तो आगे चल रहा है ना, तो इसको ऊपर से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे यार, ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। कहाँ से बनाएंगे, ऊपर से। ये करंट हो गया और ये क्या हो गया, वोल्टेज। देखिए समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम, कि बाउंस कर जा रहा है ये सब बात। V और I है ये हो गया। ब्लू मार्कर से हम लोग बना दिए करंट, और ब्लैक से जो बनाए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज। और देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जब आप देखेंगे तो क्या है, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा सी, V नॉट ओमेगा सी, है ना। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट और 1 बटा ओमेगा सी, 1 डिवाइडेड बटा 1 बटा ओमेगा सी, ऊपर चला जाएगा तो फिर से ओमेगा सी हो जाएगा।
ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? इसको आर से तुलना करना चाह रहे हैं। किसे तुलना करना चाह रहे हैं? आर से। तो देखिए, तो जब इसका तुलना करिएगा किसके साथ, जब इसका तुलना आप करेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर। तो देखिए आर के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/ओमेगा सी। आर के जगह पे क्या लिख दिया है, 1/ओमेगा सी, है ना। तो यानी यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, यानी आर जैसा काम कौन कर रहा है, आर का काम नहीं, आर जैसा काम कौन कर रहा है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा हेयर, 1/ओमेगा सी, ये एनालॉजिकली सिमिलर टू आर है, एनालॉजिकली सिमिलर टू आर। ये क्या है, एनालॉजिकली आर के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, आर के, मतलब रेसिस्टेंस के। तो इसका एक नाम होगा, पता है इसका नाम होगा, ये 1/ओमेगा सी है ना, इसका नाम है एक्स सी, एक्स और सबसेट में लिखेंगे सी। एक्स सी का मतलब होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या करेगा ये, रेसिस्टेंस जैसा काम, यानी ये क्या करेगा, सी सर्किट में यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट को रोकेगा, करंट को अपोज करेगा। काम सबका अपोजे करना है, सर्किट खाली अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स सी। तो क्या देख लिए हम लोग, इसीलिए एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरे, 1/ओमेगा सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2π न्यू इंटू सी, है ना, 2π न्यू इंटू सी, जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स सी को क्या लिखिएगा, ओमेगा सी, इसको लिख सकते हैं 1/2π न्यू इंटू सी, और ऐसे भी लिख सकते हैं T/2π सी। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा। क्या यूनिट होगा उसका भाई, ओम होगा, है ना, यूनिट इसका ओम ही होगा, ओम फिक्स है यूनिट, ठीक है ना, ये लिख देते हैं बगल में ओम। तो यूनिट इसका क्या होगा, ओम होगा। अभी और इस पे ग्राफ वाला चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सएल जब था तो वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्सी आया तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, रिलेशन चेंज हो गया, ग्राफ भी बदलेगा और इसका डीसी के लिए भी वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हाँ, तो क्या देख लिए हम लोग देख लिए कि जो अपना एक्सेल है यार, एक्सेल है ना, हल्ला नहीं करिए, एक्सेल इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल, और ये किसके बराबर है, 2π न्यू इंटू एल के बराबर है, ठीक है। इतना सारा बात तो हम लोग देख लिए। इसका यूनिट क्या है, ओम है। जब आप ग्राफ बनाएंगे यार, तो एक्सेल जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ओमेगा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ का देखिए, ग्राफ सेम नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन ग्राफ का नेचर क्या होगा, सेम होगा, है ना। नेचर क्या होगा ग्राफ का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका उल्टा लिख दिए ना, देखिए ये एक्सेल नहीं, ये क्या है आपका एक्सी है ना, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी है, और ये 2π न्यू इंटू सी है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक्स सी होगा, ठीक है। तो एक्सी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, ओमेगा, है ना। वो एक्सेल लिख दिए थे, वो एक्सी है यहाँ पे, एक कैपेसिटिव सर्किट है ना। तो एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2π न्यू इंटू सी, तो एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू या ओमेगा होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सी वर्सेज न्यू या ओमेगा का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और देखिए जब आप डीसी में आइएगा, जब किस में आइएगा आप, डीसी में आइएगा, फॉर डीसी, तो डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, 0 होता है डीसी के लिए। तो यार ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग बटा 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो आपका जो एक्ससी होगा डीसी के लिए इन्फिनिटी होगा। देखिए ये मत कर दीजिएगा कि एक्सेल और एक्ससी दोनों 0 होगा डीसी के लिए। एक्सेल आपका 0 था क्योंकि एक्सेल बराबर 2π न्यू इंटू एल था, है ना। और ये क्या है आपका एक्ससी, तो ये 1/2π न्यू इंटू सी है ना। तो 1/2π न्यू इंटू सी है, तो न्यू का वैल्यू 0 होता है, तो समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। तो डीसी के लिए एक्सी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको करंट निकालना होगा, फॉर करंट इन कौन सा सर्किट, सी सर्किट पढ़ रहा है ना, सी सर्किट में आपको करंट निकालना होगा,
तो I इज इक्वल टू V बट्टा आर नहीं, V बट्टा XC करिएगा। तो देखिए बता दिए, रेसिस्टिव में I बराबर V बटा आर, कैपेसिटिव में I बराबर V बटा XC और इंडक्टिव में I बराबर V बटा XL। ठीक है, तो ये जो है आपका तीनों बेसिक सर्किट पे हम लोग चर्चा कर लिए। अभी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसके बाद सबका क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट आपको कंक्लूजन में यही ध्यान रखना है कि जो भी बेसिक सर्किट है उसमें चाहे तो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा या 90 डिग्री का होगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है, मतलब वो बेसिक सिंपल सर्किट में से नहीं होगा, वो जरूर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट के एग्जाम्पल में से होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे जिसमें हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।